बहुत लाइक ऐसा मेरी दिली तमन्ना है कि कभी उनके साथ बैठ के, स्वानंद किरकिरे जी उनके साथ, अभी थ्री ऑफ अस आई, वो देख के तो मैं उनका और बड़ा फैन हो गया। तो मुझे लगता है कि उनको एज एन एक्टर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो उनके साथ काम करने का बहुत मन। और देन ऑब्वियसली इन द सुपरस्टार एस्पेक्ट, जिनका मैं एक तो मैं बचपन से फैन रहा हूँ, ऋतिक रोशन के साथ काम करने का बड़ा मन है। पर मुझे लगता है कि शायद ही मेरे पास कभी ऐसी कहानी हो जिसमें ऋतिक रोशन फिट होते हो। परिवर्तन तो आया रॉबिन, और ये आई थिंक आपने बहुत अच्छी चीज पकड़ी है, एंड आई थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज इससे पता लगता है कि आपने कितना इन डेप्थ काम को देखा है और उस काम के पीछे इंसान को समझने की कोशिश करी है। तो आई हैव टू थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये बहुत अच्छा सवाल किया। हाय, आई एम दिव्यांशु मल्होत्रा। मैं डायरेक्टर हूँ क्यूबिकल सीजन 3 और फ्लेम सीजन 4 का, और उससे पहले कुछ और शोज का। आप ये इंटरव्यू देख रहे हो विद रॉबिन, जिससे कि एक बहुत प्यारी दिल खोल के बात हुई है फॉर एनिग्मेटिक होराइजन पॉडकास्ट। आप प्लीज देखें, इन्होंने और भी बहुत सारे काफी टैलेंटेड लोगों के, जैसे शर्मन जोशी, प्रकाश झा साहब, इन सब के भी इंटरव्यूज किए हैं। प्लीज ये सब देखिए। एंड रॉबिन, थैंक यू सो मच, आप ये कर रहे हो और आप हम लोगों को अपॉर्चुनिटी दे रहे हो अपनी स्टोरीज आपके साथ शेयर करने का, ऑडियंस के साथ शेयर करने का। थैंक यू सो मच रॉबिन, थैंक यू। वेलकम ऑल द व्यूअर्स टू एनिग्मेटिक होराइजन न्यू पॉडकास्ट एपिसोड। मेरा नाम है रॉबिन त्यागी और मैं आज एक नए गेस्ट के साथ आपके साथ एक नया पॉडकास्ट लेके आया हूँ। इंजीनियरिंग में एक कहावत है कि जो वहाँ के टीचर्स हैं वो पता नहीं कब से बनी है, मैंने सुनी है, ऐसी कहावत है कि इंजीनियर जो होता है वो इंजीनियरिंग छोड़ के सारी चीजें करता है। उससे समाज सुधारवा लो, उससे आप पॉलिटिक्स करा लो, उससे आप इंस्पिरेशनल चीजें लिखवा लो, उससे आप कुछ भी करा लो। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं भी वहीं से ही आया हूँ, तो मैं आज इस तरीके की चीजें कर रहा हूँ, तो मैं भी उन्हीं का एक हिस्सा हूँ। हम इसलिए आज बात कर रहे हैं क्योंकि आज हमारे साथ हैं दिव्यांशु मल्होत्रा सर। आपने क्यूबिकल देखी होगी, तो क्यूबिकल जो सीरीज है उनके ये डायरेक्टर हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रॉबिन, थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। मैंने आपका पुरानी कुछ वीडियोस देखी हैं, निकाली है, बहुत मुश्किल हुआ ढूंढने के लिए। तो उसमें से कुछ बेशब्द आपने लिखा, कभी आपने इनकलाब लिखा, दिल्ली का जो प्रोटेस्ट है, मुझे याद है कि हाँ वो प्रोटेस्ट देखा होगा तभी इनकलाब निकला। उसके बाद आप किसी दोस्त के यहाँ जाते हैं कॉलेज में, वहां आपको पुतले दिखते हैं स्क्रिप्चर्स या आर्ट्स कॉलेज में, तो आप पुतले लिखते हैं। मैं अगर गलत हूं तो आप मुझे रोक दीजिएगा। कहाँ से क्या क्या खोद के लाए हो। तो ये सब मतलब क्या हुआ था कॉलेज में? इंजीनियरिंग अच्छी खासी चल रही थी, फिर अचानक से कहाँ से सब चीजें पैदा हो गई? मतलब अचानक तो नहीं हुआ, इंजीनियरिंग तो सौदा था बेसिकली घर वालों के साथ, कि अगर अगर सपने लेने हैं तो इंजीनियरिंग देनी है, तो ऐसा सीधा सौदा था और कुछ नहीं था। ऑब्जर्व करने का, लिखने का शौक एक टाइम के बाद पढ़ना शुरू हुआ, जब आई थिंक ये स्कूल के टाइम पे जब बड़ा हो रहा था, क्योंकि मैं मेरी दो बड़ी बहनें हैं जो एज में काफ़ी मुझसे बड़ी हैं। तो जब मैं स्कूल में था वो लोग कॉलेज में थे, और क्विंटेसेंशियल पंजाबी मिडिल क्लास फैमिली है, पेरेंट्स अपना बैंक जाते थे, नौकरी करते थे, तो अकेले काफ़ी वक्त बिताता था मैं। और आई थिंक क्लास 6-7 से ही अपने साथ ही बहुत टाइम बिताने लगा। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वहां पे राइटिंग एक मेरे लिए एक आउटलेट बन गया, जो भी फील कर रहा हूँ उसको लिखने के लिए। पर वो स्ट्रक्चर्ड राइटिंग वो पोएट्री के थ्रू आई, या जो भी प्लेज के थ्रू, इवेंचुअली स्क्रिप्ट्स के थ्रू, वो थिएटर करने के बाद शुरू हुआ। तो स्कूल में जैसे थिएटर शुरू किया, टीचर्स ने इंट्रोड्यूस किया, गली मोहल्ले में रामलीला करते थे, तो वो बढ़ते बढ़ते आई थिंक उससे एक टेक्स्ट की, एक स्पीच की, एक भाषा की, एक एक वो नॉलेज होने लगी विद टाइम। तो तभी ऐसा हुआ कि जो बिल्कुल ये पीक टाइम होता है आपका, जो 15 साल से लेके 22-23 साल की जो उम्र है, बस उसमें ऐसा होता था यार, जो ऑब्जर्व कर रहे हो लिखो। अब तब तो फेसबुक होता था, फेसबुक पे लिखो, ऑर्कुट होता था, ऑर्कुट की वॉल पे लिख दो। अब वो इंस्टा स्टोरीज और रील्स बन चुकी हैं। बट फिर यही सब यार, ऐसे ही पहले डायरी में लिखा जाता था, जब लगता था कि हाँ ठीक है तो उसका वीडियो बनाया या कुछ किया और लगा दिया। पुतले वाला तो एक बहुत
वो दिन मुझे आज तक याद है। मेरी एक बचपन की दोस्त होती थी जो डिज़ाइन स्कूल में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन में पढ़ती थी, और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाता था अपनी इंजीनियरिंग की। मेरी दिल्ली मेट्रो में मेरी ट्रेनिंग लगी हुई थी 6 महीने की इंटर्नशिप। इलेक्ट्रिकल। हाँ, लास्ट में हमारी एक 6 महीने की ट्रेनिंग होती है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और मैं उनके रेफ्रिजरेशन डिपार्टमेंट में काम करता था। मतलब ऊपर कौवा फंस गया, कबूतर फंस गया, नीचे चूहा फंस गया, मेट्रो रुक गई है, एसी रुक गया है, तो जाके चेक करके आओ। ये मेरे डिपार्टमेंट का, पेंटोग्राफ में से हटाना है उसको। बस ये मेरे डिपार्टमेंट का काम था। और मैं उस डिपार्टमेंट में सबसे यंग लड़का, मेरी ट्रेनिंग लगी थी। और वहाँ 12 खंबा में ऑफिस था दिल्ली में। तो 12 खंबा के बिल्कुल पास था मंडी हाउस, जो कि हमारा मेक्का, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। तो मैं काफी बंक मार मार के उधर जाता था। और ये उन्हीं में से एक दिन की बात है जब ये पुतले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन में वेट कर रहा था अपनी दोस्त की कि वो निकले और हम एनएसडी जाएं। और मैंने देखा वहां पे ये पुतले पड़े हैं। वहां से ये पुतले, स्पेशली आपने बोला तो याद आ गई, वो पोयम वहां से निकली थी। वो दिन अच्छे से याद है आज तक। तो मैं जब आपके ये सब सुन रहा था, रिसर्च कर रहा था कि हाँ ये क्या है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं डायरेक्टर का इंटरव्यू ले रहा हूँ या राइटर का ले रहा हूँ या फिर मैं किसी एक्टर का ले रहा हूँ या स्टोरी टेलर का ले रहा हूँ। मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि आप डायरेक्शन में कैसे चले गए। डायरेक्शन में मैं सच कहूं तो अच्छे डायरेक्टर्स ना होने की वजह से मैं डायरेक्शन में घुसा। अच्छे डायरेक्टर्स थिएटर में, कॉलेज में। अब मेरी अपब्रिंगिंग थिएटर की है। मतलब मैं फिल्म और ये वेब सीरीज इस सब से बहुत ज्यादा बाद में अटैच हुआ। और सच कहूं तो बड़े होते हुए सपना भी यही था, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जाना है, अपना थिएटर करना है। एक्टिंग से शुरू किया था, सच यही है। एक्टिंग करते करते धीरे धीरे क्या हुआ कि आपस में ही आप करने लगते हो, नहीं यार इस सीन को ऐसे डिजाइन करते हैं, इसको ऐसे करते हैं। अब जब कॉलेज के ग्रुप के 15 बच्चे एक साथ कर रहे हैं, नेचुरल सी बात है, डायरेक्शन का जो सबसे पहला स्टेप है, मैनेज पीपल, वो हमने थिएटर में सीखा कि भाई लोगों को मैनेज करना है। आधी से ज्यादा डायरेक्शन तो वहीं खत्म होती है। तो ये मैनेजमेंट के चक्कर में आई थिंक मुझे लगता है कि मेरे को डायरेक्शन का अपॉर्चुनिटी मिला अपने थिएटर ग्रुप के साथ। अपॉर्चुनिटी कब एक आदत में बदल गई, फिर वो आदत में मजा भी आने लगा कि यार ये तो बतौर एक्टर मैं कैमरा के आगे हूं, बट डायरेक्टर में तो मैं जीरो से सब क्रिएट कर रहा हूँ। क्या कलर होंगे, क्या दुनिया होगी, क्या म्यूजिक होगा, कितना कुछ है खेलने के लिए। तो एक तो वो रीजन बना, क्रिएटिव रीजन डायरेक्शन में घुसने का धीरे धीरे। दूसरा था यार फाइनेंशियल रीजन। ये शुरू से पता था कि एक्टिंग एक रिस्की साइड तो है ही है, एंड ऐसा कोई बहुत कन्वेंशनली गुड लुकिंग तो मैं था नहीं। और हम उस टाइम की बात करें जब वेब आया नहीं था, जब वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम भी कर सकते हैं, तब एक्टर का मतलब हीरो होता था। तो उसमें क्या हुआ कि एक नेचुरली एक वो हुआ कि यार ये डायरेक्शन वाला जो है ना, ये सेफ भी है, क्योंकि मैं एड्स डायरेक्ट कर सकता हूँ, कॉर्पोरेट फिल्म्स डायरेक्ट कर सकता हूँ। और शुरू में करियर में मैंने वेडिंग फिल्म, कॉर्पोरेट फिल्म, ये सब डायरेक्ट कर करके ही धीरे धीरे शोज तक पहुंचा, फिक्शन शोज तक पहुंचा। तो एक वो सेफ भी था, क्योंकि सीधी सी बात है, अगर घर वालों के साथ, जैसे कि मैंने बताया, ये सौदा था कि अगर अपना सपना फॉलो करना है तो यार उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है, घर बार भी देखना है, सब कुछ है, सब इंपॉर्टेंट है। मैं ये नहीं मानता कि आप आर्टिस्ट हो तो आप दुनिया में भूल जाओ और बस अपनी धुन में सवार हो। वो आई थिंक मैं वो इंसान हूं नहीं। मुझे पता है मुझे अपने माँ बाप का ख्याल रखना है, मेरी भांजियों के शौक है, उनको भी मजे कराने हैं, है ना। अपने खुद के एक दो जूतों का शौक है, जूता ले लिया, कहीं घूमने का शौक है, वो कर लिया। छोटे मोटे 5-6 शौक पर करने हैं वैसा। तो मुझे ये भी फिर समझ आया विद टाइम कि यार डायरेक्शन एक ऐसी चीज है जिसमें मैं एक सेफर वे से एंटर कर सकता हूं इंडस्ट्री में। तो वहां से डायरेक्शन शुरू हुआ। और फिर जब डायरेक्ट करने के लिए जब लगता था कि स्क्रिप्ट कमजोर है, वहीं से राइटिंग शुरू हो गई। तो आई थिंक विद द नीड ऑफ नॉट हैविंग स्ट्रॉन्ग मेंटर्स, या फिर विद द नीड ऑफ नॉट हैविंग वेरी स्ट्रॉन्ग पीपल टू हेल्प मी इनिशियली, उस वो गैप को फिल करने के चक्कर में मैं एक्टर से डायरेक्टर और राइटर बना। फिर राइटर डायरेक्टर से अब एक्टर में कि नहीं ये आप सही नहीं कर पा रहे, ये मैं ही कर लेता हूँ। वो नहीं, फिर उसके बाद एक्टिंग से छूट गया। फिर मेरा एक्टिंग से मेरा एक्चुअली बहुत साल तक छूट गया। अभी मैं मजाक में काफी बोलता हूँ कि मेरा कोई शो आता है, मैं उसमें छोटा सा कैमियो कर लेता हूँ अपने उस शौक को पूरा करने के लिए। बट अब जाके आई थिंक 10-12 साल बाद मैं एक्टिंग को वापस अब
सीरियसली परसू करने लग रहा हूँ और ऑडिशंस वापस देने लग रहा हूँ, क्योंकि अब थोड़ा ना खुद की समझ है। आई थिंक वो एक ऐसा एज भी था बड़े होते जब आपको खुद की भी समझ नहीं थी, आपको खुद का सुर भी नहीं पता था कि आप कैसे इंसान हो, आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है। तो आई थिंक वो समझ थोड़ी ज्यादा अब है, और उसकी वजह से शायद अब मैं धीरे धीरे वापस एक्टिंग एक परसू करना चाहूंगा, क्योंकि डायरेक्शन जितना इम्पोर्टेंट है उतना ही प्रेशर देने वाला क्राफ्ट भी है। तो कभी कभी ऐसा भी लगता है कि यार नहीं, मुझे भी इस तरफ होना है, मुझे भी कैमरा के इस तरफ होना है, ताकि मुझे 200 चीजों का ना सोच के सिर्फ अपने क्राफ्ट के बारे में सोचना हो। मैं ये नहीं बोल रहा एक्टिंग इजी है, पर मैं कह रहा हूँ एक्टिंग में मुझे अपने क्राफ्ट के बारे में सोचना, डायरेक्शन में मुझे केवल अपने क्राफ्ट के बारे में नहीं, अपने क्रू के क्राफ्ट के बारे में, अपने क्रू की अंडरस्टैंडिंग के बारे में, उनका ध्यान, उनका लॉजिस्टिक्स, ये सब देखना है। तो कीड़ा अभी भी है, मैं बहुत ऑनेस्टली बोलूं, मैं अपने डायरेक्टर दोस्तों को भी मैसेज करता रहता हूँ, यार कुछ हो तो जरा एक छोटा सा ऑडिशन कहीं होता है तो। बट कोई ऐसा फिल्म डायरेक्टर है जिसने आपको इन्फ्लुएंस किया हो कि हाँ पर्टिकुलर फिल्म डायरेक्टर इनको मतलब मैं फॉलो करना चाहता हूँ? या एक्चुअली एक नहीं, मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, बहुत सारे हैं, और कई डायरेक्टर्स का कुछ कुछ हिस्सा है। तो अब जैसे मैं आज के डायरेक्टर्स के हिसाब से कहूँ, विशाल भारद्वाज जी जिस तरीके से टेक्स्ट को अडेप्ट करके एक स्क्रीन प्ले में लेके जाते हैं, उन्होंने शेक्सपियर को कैसे अडेप्ट करके अपनी ट्रिलॉजी बनाई है, और म्यूजिक का क्या यूज है, म्यूजिक का कंटेक्चुअलाइज्ड यूज कैसा है, अगर वो एक हैदर बना रहे हैं तो वो झेलम के ऊपर कैसा गाना बना रहे हैं। तो उनसे मैंने लोकल क्राफ्ट में अडेप्टेशन करना टेक्स्ट का और म्यूजिक, वो उनसे सीखा। फिर जोया अख्तर को समझने में मुझे टाइम लगा, क्योंकि मैं रिच बैकग्राउंड से नहीं आता, तो मुझे लगता था यार ये तो अमीरों की कहानी है, मैं तो कभी रिलेट नहीं कर पाऊंगा। पर जब एक्सेल का काम देखना शुरू किया, जोया का काम देखना और शुरू किया, उनके काम से समझ आया कि यार देखो वो अपनी दुनिया में ट्रू है। उनके एक इंटरव्यू में उन्होंने बोला था कि मेरी दुनिया यही है, मैं इसके पॉलिटिक्स अच्छे से बता सकती हूँ। फिर मैंने देखा यार कि उन्होंने उस ह्यूमन वैल्यू को पकड़ के चकाचौंध की दुनिया में कैसे पकड़ के रखा। अब कई बारी हम देखते हैं हिट्स एंड मिसेस होते हैं डायरेक्टर से, जहां चक्काचौंध में ही रह जाते हैं पर ह्यूमन वैल्यू पे पहुंच नहीं पाते। ये गलती हम सबसे होती है। वो मैंने जोया के काम से सीखा कि उन्होंने कैसे उस चक्काचौंध को पकड़ते हुए कोर ह्यूमन वैल्यू, जो कि इररिस्पेक्टिव ऑफ योर फाइनेंशियल स्टेटस आप फील करोगे, उसको कैसे करना है, वो सीखा। अनुराग कश्यप से सीखा कि भाई कैसे थोड़ी पागलपंती जरूरी है अगर आपको करना है तो। हर बारी आपको हर रिसोर्स नहीं मिलेगा, जुगाड़ कैसे करना है, अपनी कहानी पे टिके कैसे रहना है, जो विल पावर है वो उनसे सीखी। विक्रमादित्य मोटवाने से सीखा कैसे आप एक सिग्नेचर डायरेक्टर नहीं हो, आप उनकी फिल्मोग्राफी पकड़ो, उन्होंने कितनी चीजें अलग अलग करी हैं, उन्होंने एक लुटेरा भी की है, एक भावेश जोशी भी करी है, एक जुबली भी की है, तो उनसे भी सीखा। तो मैं ये कहूंगा कि ये तो हमारे इंडियन डायरेक्टर्स हो गए। फिर उसके बाद इंटरनेशनल डायरेक्टर्स कुछ हुए, और इंडियन में भी मैं ज्यादातर कह रहा हूँ ये हिंदी फिल्म इंडस्ट्री डायरेक्टर्स है, इंडियन भी नहीं, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री स्पेसिफिकली। तो इनसे यार धीरे धीरे फिर जब तेलुगु, तमिल, पंजाबी सिनेमा, रीजनल सिनेमा, गुरविंदर जो हैं जो पंजाबी सिनेमा करते हैं, उनका देखा, तो उनसे भी टिकाव, ठहराव, वो सब सीखा। तो आई थिंक जो ये एक होता है ना कि यार आप कौन से डायरेक्टर से इंस्पायर हुए, मैं ये देखता हूँ मैं कई डायरेक्टर्स के पार्ट से इंस्पायर हुआ हूँ। एक नाम मैं लेना चाहूंगा, संदीप रेड्डी वांगा। अच्छा जी, ठीक है। उनसे क्या सीखा आपने? यार अभी तक मैं, पता है क्या, मेरा कोई ओपिनियन है नहीं टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने दोनों फिल्में नहीं देखी। और मैं वो दोनों फिल्में इसीलिए नहीं देख पा रहा हूं टू बी वेरी ऑनेस्ट कि मैं अभी तक उस स्टेज पे हूं। अब आपके आसपास हर समय बहुत लोग, अब बहुत ओपिनियंस है और बहुत बातें, या तो होता है कि आपको भी उस ओपिनियन के खेल में घुसना है, तो इसके लिए आप भी देख लो, इसके लिए आप देखो। पर मेरा ना थोड़े सालों में ट्यूनिंग ऐसा हो गया कि अगर कुछ एक चीज है जिस पे बहुत डिस्कशन, बहुत ओपिनियन, बहुत शोर चल रहा है ना, मैं डिस्कनेक्ट हो जाता हूँ यार। तो मुझे लगता है मैं थोड़ा इसको आराम से देखूंगा, ताकि मैं इसको एक अनफिल्टर्ड और इसको मैं एक अनबायस्ड नजरिए से देख पाऊं। इस नजरिए से नहीं कि मेरे एक कान में फॉर चल रहा है और एक कान में अगेंस्ट चल रहा है। पहले मैं देखूंगा, शांति में समझूंगा। तो मैं अभी तक वो दोनों फिल्में देख नहीं पाया हूं। प्लस मेरा टेक जो मैस्कुलिनिटी पे है, मेरा टेक जो मेल कैरेक्टर्स, अगर आप मेरे काम में देखो,
जो मेल कैरेक्टर्स अगर आप, मैं जैसे डिजाइन करता हूँ, जिनके साथ काम करना चाहता हूँ, जैसे मेल कैरेक्टर्स के साथ, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग अल्फा मेल कैरेक्टर्स के अराउंड ना कभी कंफर्टेबल रहा हूं अपनी लाइफ में, और ना कभी मैं उनको दर्शाना चाहता हूं, ना मैं खुद वैसा बनना चाहता हूं, क्योंकि मैंने उसका नुकसान देखा। जैसे कि मैंने कहा, मैं दिल्ली के एक क्विंटेसेंशियल पंजाबी फैमिली, मिडिल क्लास फैमिली जो कि पटियाला से आई है, उससे हूं, तो बहुत आम बात है, मेरे आसपास मैंने बहुत अल्फा मेल कैरेक्टर्स देखे हैं, उनमें बड़ा हुआ हूं, उनकी वजह से दिल्ली को छोड़ के चंडीगढ़ वापस गया कि भाई मैं दिल्ली में नहीं रह सकता। एंड चाहे वो दोस्तों में हो, चाहे वो एक्सटेंडेड फैमिली में हो, चाहे वो आपके सोसाइटी में हो, मुझे हमेशा स्ट्रॉन्ग मेल कैरेक्टर्स और अल्फा मेल कैरेक्टर से थोड़ा डर लगा। मैं थोड़ा कोमल दिल का इंसान हूँ, और इसलिए शायद ना मैं उनको कभी समझ पाऊंगा, ना मैं उनकी वायलेंस, और व्हेन आई से वायलेंस, आई डोंट से फिजिकल वायलेंस, आई से मेंटल वायलेंस, इमोशनल वायलेंस, शायद मैं वो कभी समझ भी ना पाऊं। तो जब आपने इनकलाब लिखा तो तब शायद आप दिल्ली में वहीं रहते थे? नहीं, इनकलाब मैंने चंडीगढ़ में लिखा, और अगर आप देखोगे, मैंने अभी क्यूबिकल से पहले फ्लेम सीजन 4 आया था, और उसमें मैंने वो पोयम नरेट करी है एज एन एक्टर, उसमें मैं हूँ इनकलाब पोयम ही नरेट करते हुए, क्योंकि पोयम का जो बेस है वो कलम के ऊपर है, और वो कलम से इनकलाब लाने की बात है। जो पोयम है वो यही बोलती है कि तुम कलम उठाओ या फिर आवाज लाके दिखाओ तुम इनकलाब। जब कलम चली सैलाब उठा, कुछ हवा चली तूफान उठा, ये सोच की सोच है क्या मगर शाही से इनकलाब उठा। वी डोंट नीड वायलेंस, वी डोंट नीड aggression for इनकलाब, a pen can do it. That is the violence I believe in. लिखो, वो जो वेपन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग वेपन है। तो आप तो फिर अगेंस्ट वाले, एनिमल के अगेंस्ट वाली सीरीज में आ जाएंगे। आई डोंट थिंक सो। आई थिंक हो सकता है आप मुझसे थोड़े टाइम बाद पूछो तो मैं बता पाऊं, जब मैं देख चुका हूं। जो अभी तक मैं नैरेटिव सुन रहा हूं, दैट इज अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन अल्फा मैन इन द फिल्म। बट उस अल्फा मैन की रीजनिंग्स क्या है, उसका कॉन्टेक्स्ट क्या है, वो वैसा क्यों बना, उसका लॉस क्या है। देखो, ग्रे कैरेक्टर से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज लॉन्ग एज द ग्रे कैरेक्टर्स आर बीइंग कॉल्ड आउट फॉर देयर ग्रे। तो जब तक मैंने वो फिल्म देखी नहीं ना, मैं उस पर ओपिनियन दूंगा, वो खराब बात है। बिकॉज आई ऑल्सो हैव टू रिस्पेक्ट एन आर्टिस्ट एंड द फैक्ट कि वो एक आर्टिस्ट का काम है। अब बिना देखे अगर मैं मतलब एक आर्टिस्ट के काम पे कमेंट दूं तो वो अनफेयर है, मुझे लगता है। देखने के बाद मैं डिबेट जरूर कर सकता हूं कि नहीं यार मुझे ये अच्छा लगा, उसमें ये अच्छा नहीं लगा, पर बिना देखे करूंगा तो अनफेयर हो जाएगा। क्योंकि जब मेरे काम को लेके कोई ऐसा करता है तो वो मुझे भी बुरा लगता है कि मुझे शो बुरा रिलीज लगता हुआ है ना, शो रिलीज हुआ है और 8 मिनट में किसी ने डाल दिया रिव्यू। भाई तुम 8 मिनट में रिव्यू कहां से देख रहे हो पूरे शो का, तुम मुझे ये बताओ। यूट्यूब फ्लेम लाइव। है, क्यूबिकल है, एडल्टिंग, आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट किए, तो जी, कौन सा प्रोजेक्ट आपका मतलब सेटिस्फैक्टरी रहा, मतलब पूरा सेटिस्फैक्शन कि हाँ ये मैंने अच्छा किया, मतलब अभी कोई स्टैंड आया और क्यों? फेयर इनफ। आई थिंक जो एक सेटिस्फैक्शन, प्रोजेक्ट सेटिस्फैक्शन होती है, वो मुझे लगता है कि आपको आपका ग्रिप कितना है उससे भी मिलती है धीरे धीरे। बहुत नेचुरल सी बात है कि जब आप शुरू कर रहे हो आपके स्टार्टिंग के प्रोजेक्ट्स में, यू हैव टू प्रूव अ लॉट ऑफ पीपल हु यू आर। ये शुरू में नहीं है, एंड में भी रहेगा। हाँ, बट तीसरे चौथे पांचवें प्रोजेक्ट तक आते आते एक तो आप अपने क्राफ्ट को और जानने लग जाते हो, और दूसरा लोग आपको और समझने लग जाते हैं, जो आपके साथ काम कर रहे हैं, जो आपके प्रोड्यूसर्स हैं वो आपको और ट्रस्ट करने लग जाते हैं। तो मेरे लिए जो अभी के रिसेंट जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सेटिस्फैक्टरी तो रहे। वो इसीलिए सेटिस्फैक्टरी रहे बिकॉज मैं जितना अपने क्राफ्ट की अंडरस्टैंडिंग रखता हूं, मैं उसको पूरी तरीके से निभा पाया, और मुझे मेरे प्रोड्यूसर्स ने, मेरे क्रू ने, मेरे कास्ट ने इतना ट्रस्ट किया कि मैं उसको अच्छे से दिखा पाऊं जैसा मैं दिखाना चाहता हूं। अगर आप फ्लेम्स का ये सीजन देखोगे, उसमें काफी पोएट्री यूज हुई है, काफी पोएट्री यूज हुई है। क्यूबिकल्स के सीजन में भी एक ठहराव है, म्यूजिकली थोड़ा और एक्सपेरिमेंट की है उस शो के दायरे में रहते हुए। तो क्योंकि पहले 2 सीजन्स मैंने डायरेक्ट नहीं किए, मेरे लिए ये भी समझना जरूरी है कि इस शो की लैंग्वेज क्या है,
और फिर उसमें मैं थोड़ा सा फ्लेवर क्या ऐड कर सकता हूँ, और जब आप वो बैलेंस स्ट्राइक कर लेते हो, वो बहुत एक सैटिस्फैक्टरी प्रोसेस है। तो मेरे लिए डेफिनेटली माय रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैव बीन वेरी सैटिस्फैक्टरी, क्योंकि मैं खुद को ज्यादा जान पाया, जिसकी वजह से मैं उसके लिए ज्यादा स्टैंड ले पाया और उसको ज्यादा अपने कैरेक्टर्स में बुन पाया, प्लस वो प्लेग्राउंड मिला। अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बहुत ज्यादा बात चल रही है, मतलब हमारी सोसाइटी में। तो बिल्कुल। आपके क्या थॉट है कि क्या इम्पैक्ट होगा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में, बीइंग एन इंजीनियर? इंजीनियरिंग बैकग्राउंड आने के से आपको फायदा मिलेगा? देखो, आर्टिफिशियल, अगेन ये इनएविटेबल ट्रुथ है, ये आएगा, ये यूज होगा। अभी भी मैं अपने कुछ दोस्तों से बात करता हूं, अगर कोई पिच डेक है आजकल, मेरे मतलब कई जान पहचान एजेंसीज में पिच डेक को बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑलरेडी यूज हो रहा है। तो ये बोलना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हमको थ्रेट नहीं है, गलत है। वो डिनायल में रहना है। जब तक लाइक एनी अदर थिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ेगा, वो एक पीक पे पहुंचेगा और फिर सबको रियलाइज होगा अरे इसमें रूल्स और रेगुलेशंस की जरूरत है, तो इस पर रूल्स और रेगुलेशंस लगाए जाएं। ये वेव जब तक रहेगा तो थोड़ा तो हम एज एन आर्टिस्ट, एज ए राइटर, हमारे पे भी इम्पैक्ट आ सकता है, बिकॉज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो सिनॉप्सिस या एक स्क्रीन प्ले के पहले 10 पन्ने आपको 30 सेकंड में निकाल के दे देगा, बट आपके 30 साल के लाइफ एक्सपीरियंसेस तो आपके पर्सनल ही हैं। एक एग्जांपल देता हूं, ये मैंने भी ट्राई किया। मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे गया हूं और चैट जीपीटी ना, मैं उस पे गया हूं और मैंने उसमें कीवर्ड्स लिखे हैं, राइट अ स्टोरी अबाउट अ बॉय एंड हिज पपी वॉकिंग नेक्स्ट टू अ ब्रोकन वॉल ऑन अ बीच। मैंने कीवर्ड्स इनपुट कर दिए। अब ये मेरा अंदर का इंजीनियर है जो क्यूरियस है, जो समझना चाहता है, और मेरे अंदर का राइटर है जो देखना चाहता है कि भाई कितना थ्रेट है। सही बात है। तो मैंने लिखा और फट 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 करके उसमें स्क्रीन प्ले आ गया। बहुत प्यारा लड़के का कैरेक्टर था, जिसके पहले 2 मिनट में ही बता दिया कि वो बड़ा नाइव कैरेक्टर है, उसका पपी जो है वो बड़ा शैतान पपी है, आजकल बाइट कर रहा है। तो मैंने देखा कि यार क्राफ्ट वाइज, टेक्निक वाइज ये बहुत सही है, क्योंकि लड़के का कैरेक्टर तुरंत एस्टैब्लिश कर दिया, उसके पपी का कैरेक्टर तुरंत एस्टैब्लिश कर दिया, उनका रिलेशनशिप तुरंत एस्टैब्लिश कर दिया। बट फिर 2-3 दफा पढ़ के 10 मिनट दे के मैं समझा कि यार मैं तो इसको ब्रोकन वॉल के पर्सपेक्टिव से बताना चाहता अगर मैं होता तो, कि वो ब्रोकन वॉल के पीछे कौन है और वो ब्रोकन वॉल का मेटाफर क्या है, मैं वो पकड़ूंगा। ये मैं हूं एज ए राइटर, कोई और राइटर कुछ और पकड़ेगा, कोई तीसरा राइटर कुछ और पकड़ेगा। तो अलग मुझे परसेप्शन लगा है। कि हाँ, तो मुझे लगा जब तक आप अपनी एक ट्रू नजर एज एन आर्टिस्ट, एज ए राइटर, एज ए डायरेक्टर, एज ए क्रिएटर पकड़ के चल रहे हो, वो नजर सिर्फ आपकी हो सकती है। तो ये आपको एड जरूर करेगा, आपको हेल्प जरूर करेगा, बट अगर आप अपने क्राफ्ट को प्रैक्टिस कर रहे हो और सिक्योर हो, तो लॉन्ग टर्म में डरने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो। ज्यादा डरो उनसे जो नए बच्चे आ रहे हैं, जो आपसे 10 गुना ज्यादा टैलेंटेड है, उनसे ज्यादा डरो, क्योंकि वो फियर आपके सामने है। ओटीटी प्लेटफॉर्म पे अगर हम बात करते हैं, तो हाउ डू यू थिंक द ओटीटी प्लेटफॉर्म हैव इम्पैक्टेड द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री? डू यू थिंक सेंसर बोर्ड इज नेसेसरी? या देखो, ओटीटी का इम्पैक्ट रॉबिन बहुत ज्यादा हुआ है। मैं आज तक सबको बोलता हूं, अगर ओटीटी ना होता तो मैं और मेरे जैसे कई लोग जो इस एज पे हम डायरेक्ट कर रहे हैं, हम असिस्ट कर रहे होते। क्योंकि जब हम छोटे थे, हम देखते थे यार 30-30, 35-35 साल तक लोग असिस्ट कर रहे हैं। ये ओटीटी की वजह से ही हुआ कि हम लोगों को चांस मिला, चाहे वो यूट्यूब के जरिए से निकले हम, चाहे वो छोटे मिनी शोज के जरिए निकले। तो उससे क्या हुआ, एक तो क्रिएटर्स को और नए वॉइसेस आने लग गए, नए चांसेस मिलने लग गए, और नए ऑप्शंस ऑडियंस के पास आ रहे हैं देखने के लिए। फैमिलीज कनेक्ट हो रही हैं। कोविड में ओटीटी की वजह से सबसे बड़ी बात हुई, जब सिनेमा हॉल बंद हो गए, जब थिएटर्स बंद हो गए, मेरे घर पे कभी भी ये रिवाज नहीं था कि हम बैठ के टीवी देखें एज अ फैमिली, कभी भी नहीं। बट ओटीटी की वजह से कोविड में मेरे पापा मम्मी और मैंने बैठ के साथ में नेटफ्लिक्स पे शोज देखे, आप फैमिली तो शोज। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात कर रहे हैं, अगर नेगेटिव मैं आ रहा हूं, इम्पैक्ट? अभी उस पे भी आऊंगा मैं। तो ये हुआ पॉजिटिव इम्पैक्ट। अब बात आती है सेंसर बोर्ड, जो क्वेश्चन है कि क्या वो जरूरी है या नहीं।
आई थिंक दिस ऑल्सो कम्स फ्रॉम माई पर्सनल पॉलिटिक्स ऑफ वाई आई से वो जरूरी है. मेरा पर्सनल पॉलिटिक्स या मेरा पर्सनल रीजन टू क्रिएट, मैं कहानियां ऐसी सुनाना चाहता हूं जो कि, ये मैं सबको कई कई दफा बोलता हूं, मैं ऐसी कहानियां सुनाना चाहता हूं जो मेरी माँ, मेरी भांजी और मेरे पापा सब साथ बैठ के देख पाए. ठीक बात है. तो मैं चाहता हूं वो एक एक जनरल हाइजीन हो मेरे कंटेंट में. मैंने भी ऐसी चीजें बनाई हैं जिसमें दोस्तों के कैरेक्टर हैं और एक दूसरे को माँ बहन की गालियां देते हुए बात कर रहे हैं. पर जब मैंने वो ही चीज जिसको बना के मैं बहुत प्राउड था, फैमिली के साथ बैठ के देखा, मुझे लगा कि यार थोड़ा ऑकवर्ड और वियर्ड हो रहा है, क्योंकि ये मेरी फैमिली को भी अच्छा नहीं लग रहा और वो सिर्फ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि मैंने बनाया. तो जब तक सेंसर बोर्ड का काम हाइजीन है वहां होना चाहिए, बट जहां सेंसर बोर्ड का काम पर्सनल पॉलिटिक्स ऑफ द सेंसर बोर्ड कंटेंट में आ जाए, वहां मेरे हिसाब से प्रॉब्लम है. जैसे कि ये कहानी मत बताओ, या ये कहानी मत बताओ, ये कहानी, इसकी कहानी मत बोलो, इस माइनॉरिटी की कहानी मत बताओ. तो मेरे हिसाब से वो रोल क्या है सेंसर बोर्ड का, वो डिफाइन होना भी बहुत जरूरी है बिफोर वी से कि सेंसर बोर्ड जरूरी है या नहीं. I don't know if I've answered the question in the right way, but again बैलेंस का खेल है. वो बैलेंस बनाना जरूरी है. उसके साथ there are so many shows on OTT today that I don't like. मैं 10 मिनट देखता हूँ, मुझे लगता है बहुत अननेसेसरी किलिंग, वायलेंस, गाली गलौज, मुझे नहीं जमता, ना मुझे पचता है. मैं खाना खाते हुए नहीं देख पाता हूँ. बट आज की डेट में आप देखो कि काफी काफी कुछ वही है. अगर इस क्वेश्चन का वैसे आंसर आपने दिया था, कैमरे के पीछे जो इश्यूज होते हैं या क्रूशियल आता है, कोलैबोरेशन इन क्रूशियल इन फिल्म मेकिंग, कि कोलैबोरेट करना है, कि राइटर है उससे भी बात करनी है, उसको भी मैनेज करना है, या अदर एक्टर्स हैं उनकी भी समस्या है, क्रू है. तो आपको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? आई थिंक फर्स्ट चैलेंज तो यही होता है कि आप सबको अपने विजन पे अपने साथ लेके चलो. बतौर डायरेक्टर एक जर्नी ये भी रही है कि आपको ये भी समझना है कि आप डायरेक्टर हो, आपका काम डायरेक्शन देना है, दिशा देना है, सब कुछ खुद करना नहीं है. तो जब आप पहले नए होते हो, आपको लगता है यार आप डीओपी को लाइट भी बताओ, आप प्रोडक्शन डिजाइनर को फ्लोर प्लान भी दो, आप कॉस्ट्यूम को कपड़ा कौन सा चाहिए वो भी बताओ. फिर धीरे धीरे समझ आया नहीं भाई, छोटा दिमाग है, इतना बड़ा दिमाग ही नहीं है कि 10 जगह पे लग पाए. गेट द बेस्ट पीपल इन योर टीम. जो आपके एचओडीज हैं वो ऐसे हों जो आपकी विजन को समझ पाए, आप पे ट्रस्ट करें, आप उन पे ट्रस्ट करो, और फिर बस उनको बता दो, डीओपी को बताओ यार मुझे ना दिल्ली के कैलाश नगर के नवंबर की दोपहर की 3 बजे की धूप चाहिए. फिर वो उसका काम है भाई, वो एचएमआई लगाए, एलईडी लगाए, वो उसका काम है. तो ये मैं धीरे धीरे सीखा, जिसकी वजह से ना काफी चैलेंजेस, जो एक ईगो इश्यूज भी आ जाते हैं. आप शुरू में समझ नहीं पाते. एज अ डायरेक्टर आप एक हायरार्की में एक इंपॉर्टेंट पोजीशन पे हो, तो कई बार आपको लगता है आपका काम सबको उनका काम बताना है, और इसकी वजह से जो बाकी एचओडीज हैं, कहीं ना कहीं तो उनको बुरा लगेगा कि हमें हायर ही क्यों किया. और ये गलतियां हम करते हैं, मैंने करी हैं एज अ डायरेक्टर, जिससे कि जो मेरे दोस्त भी एचओडीज थे उनसे दोस्तियों में भी लड़ाई हुई है. पर फिर आप धीरे धीरे समझे कि यार आपका काम सबको क्या कैसे करना है वो बताना नहीं है, आपको क्या इमोशन चाहिए वो बताना है, फिर अगले अपना काम खुद कर लेंगे. और उसकी वजह से काफी ऑफ स्क्रीन ड्रामे मेरे सेट्स पे कम हुए. और एक मेरे सेट पे हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करते हैं अपने क्रू के साथ, विच इज अ नो गॉसिप पॉलिसी. जब किसी को गॉसिप करने का मन करे, एक सीन को याद करो या फिर 15 पुशअप लगाओ. अगर 2 ऑप्शन है, या तो सीन प्रैक्टिस करो या 15 पुशअप लगाओ. तो उसकी वजह से एक ओवरऑल पॉजिटिविटी मेंटेन करना सेट पे मेरे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब सब एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझते हैं तो काम स्मूथली होता है, तब काम कोलैबोरेटिव होता है. तो आई थिंक ये दिक्कतें मैंने शुरू में फेस किया, जो कि ज्यादा तो मेरी ही गलती होंगी. कोई ऐसा डायरेक्टर या एक्टर हैं जिनके साथ आप भविष्य में काम करना चाहते हैं कि हाँ मेरा मन है कि मुझे इनके साथ ही कनेक्ट होना है? मैं विक्रमादित्य मोटवाने के साथ
एज वो प्रोड्यूसर हूँ और मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ कुछ, जरूर काम करना चाहता हूँ. आई लव दैट मैन्स विजन एंड अप्रोच टूवर्ड्स थिंग्स. तो एक तो मैं उनके साथ काम जरूर करना चाहूंगा. मैं रेखा भारद्वाज जी के साथ म्यूजिक में काम करना चाहता हूँ. मेरा बहुत मन है उनके साथ बैठ के उनकी आवाज सुन के म्यूजिक में उनका क्या है मैं वो जरूर सुनना चाहता हूँ. वो बहुत मन है. और एक्टर्स में यार मैं दिलजीत के साथ काम करना चाहता हूँ. दिलजीत पाजी के साथ मेरा काम करने का बहुत मन एज एन एक्टर, कि मैं उनको डायरेक्ट करूँ, उनके साथ थोड़ी मस्ती करूँ और साथ कुछ अच्छा क्रिएट करे, क्योंकि वो मुझे बड़े जेन्युइन और वो इंटेंस आदमी है जो कॉमेडी से सब ठंडा करके रखते हैं. तो इसीलिए बड़े इंटरेस्टिंग लगता है और मेरा बड़ा मन है उनके साथ काम करने का. और हिंदी सिनेमा की बात करें एक्टर की किसी, कोनकना सेन शर्मा, उनके साथ मैं बहुत ऐसा मेरी दिल्ली तमन्ना है कि कभी उनके साथ बैठ के, स्वानंद किरकिरे जी उनके साथ, अभी थ्री ऑफ अस आई वो देख के तो मैं उनका और बड़ा फैन हो गया. तो मुझे लगता है कि उनको एज एन एक्टर बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया, तो उनके साथ काम करने का बहुत मन. और देन ऑब्वियसली इन द सुपरस्टार एस्पेक्ट जिनका मैं एक तो मैं बचपन से फैन रहा हूँ, ऋतिक रोशन के साथ काम करने का बड़ा मन है. पर मुझे लगता है कि शायद ही मेरे पास कभी ऐसी कहानी हो जिसमें ऋतिक रोशन फिट होते हो. आपके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करते हैं तो कुछ बताइए क्या आने वाले है अभी भविष्य में. अभी तो अपकमिंग कुछ नहीं है. लास्ट ईयर दोनों शोज हुए. दोनों शोज के बाद मैंने पर्सनल ब्रेक लिया थोड़ा. मेरी शादी हुई नवंबर में. उसके बाद वो करके थोड़ा घर वालों के साथ टाइम बिता के मैं वापस अभी आया हूँ थोड़े दिनों पहले. बट लिखाई बहुत चल रही है इस पूरे समय में, क्योंकि मैं चाहे पिछले 4-5 महीने में कुछ डायरेक्ट नहीं कर रहा था, तो लिखाई चल रही है. कुछ अपने शोज के आइडियाज हैं, कुछ फिल्म्स के आइडियाज हैं जो डेवलपिंग में हैं, जो पिचेस चल रही हैं. तो देखो, प्रे करते हैं उसमें से कुछ ग्रीन लाइट हो जाए, बन जाए, क्योंकि काम रुकता नहीं है. चाहे वो पैसे देने वाला काम ना हो, पर काम चलता रहता है. तो ऐसा ही रहता है ना, आप थोड़ी देर काम करते हो, थोड़ी देर ब्रेक लेते हो, फिर लिखते हो, फिर काम शुरू करते हो, फिर लिखते हो. ये तो एज ए राइटर डायरेक्टर आपका साइकिल है. तो अभी मैं राइटिंग वाले साइकिल पे हूँ अभी, इसीलिए कुछ ऑनगोइंग आने वाला, कुछ अभी आगे थोड़ा खाली पेज है. FDX पे भी, गूगल पे भी और कैलेंडर पे भी. अभी देखते हैं. जब मैं इनकलाब को सुन रहा था तो मैंने सोचा लगता है वीर रस में लिखना पसंद करते हैं. तो फिर क्यूबिकल, फ्लेम और एडल्टिंग, इस तरीके के मैं कंफ्यूज हो गया कि हो सकता है कुछ धारणा चेंज हो गई हो या कुछ परिवर्तन आ गया हो. परिवर्तन तो आया रॉबिन, और ये आई थिंक आपने बहुत अच्छी चीज पकड़ी है. एंड आई थैंक यू फॉर दैट, बिकॉज इससे पता लगता है कि आपने कितना इन डेप्थ काम को देखा है और उस काम के पीछे इंसान को समझने की कोशिश करी है. तो आई हैव टू थैंक यू फॉर दिस क्वेश्चन. ये बहुत अच्छा सवाल किया. भावना बिल्कुल बदली है. और वीर रस, वो कविता मैंने लिखी थी 2012 में. 2012 में मैं था, कितने साल का था, 22 साल का, 23 साल का, कुछ इतना ही होऊंगा मैं. तब आपके पास वीर रस के अलावा और कोई रस होता नहीं है. तब रौद्र और वीर में ही खेलते हो आप. तो उस टाइम जो गुस्सा था वो इंटरनल भी था, एक्सटर्नल भी था. धीरे धीरे मैं समझा कि प्यार ही तरीका है. और अगर आप फ्लेम्स देखोगे, उसके एंड में कविता है, प्यार ही तो है यार. तो जिस इंसान ने इनकलाब लिखी थी, उसी इंसान ने प्यार ही तो है यार नाम की कविता भी लिखी है. और ये लाइफ में एक ट्रांजिशन आया है मुझ में, मेरे पार्टनर वृत्ति की वजह से भी बहुत, आई वुड से वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन रही है. उस अंदर के गुस्से को सॉल्व करना. फिर मेरी थेरेपिस्ट जिसने मुझे ओवर द इयर्स इतनी हेल्प करी है, उन गुस्से के रीजंस को समझना, जिसकी वजह से आपको रियलाइज होता है कि गुस्सा आपको सिर्फ और सिर्फ नुकसान देता है. चाहे वो अंदरूनी नुकसान हो, या वो आपके रिश्तों में नुकसान हो, या एक्सटर्नल नुकसान हो. तो उसकी वजह से आई थिंक एक तो मेरा अप्रोच टूवर्ड्स द काइंड ऑफ थिंग्स, वो रौद्र रस अब भी अंदर है, वो वीर रस अब भी, गुस्सा अब भी है, सिस्टमैटिक इश्यूज को लेके गुस्सा अब भी है. अल्फा मैन के
ऐसी कई चीजों, alpha male is also systematic issue. System being patriarchy, it is an issue of a system called patriarchy. तो सिस्टमैटिक इशू के ऊपर गुस्सा अब भी बहुत है, पर उस गुस्से को निकालने का तरीका शायद बदल गया। अब शायद मैं कटाक्ष से, अब शायद मैं प्यार से, अब शायद मैं हंसी खेल में वो चीज बोल जाऊंगा जो पहले मैं नुक्कड़ नाटकों में चिल्ला चिल्ला के बोलता था। ये फर्क है। आई थिंक ये फर्क विद टाइम आया है, मैं बोलूंगा। और दूसरा रीजन ये भी है कि जब आप बॉम्बे आते हो, पहले कई साल कहानियां आपको चूज करती हैं, आप कहानियों को चूज नहीं करते। यू डोंट हैव मच ऑफ एन ऑप्शन। तो शुरू में एज अ डायरेक्टर आपको वो कहानियां दी जाती हैं जो लगता है कि आप पुल ऑफ कर सकते हो। और मैं लकी रहा कि इन माय जर्नी मेरे प्रोड्यूसर्स ने मुझे एग्जिस्टिंग ये जो प्रॉपर्टीज है उन पे ट्रस्ट किया कि फ्लेम्स सीजन 1 और 2 का तो मैं व्यूअर था सिर्फ, और उन्होंने ट्रस्ट किया कि मैं ये कर सकता हूं आगे के सीजन में। तो आई थिंक ये फिर प्रोड्यूसर्स भी आप में कुछ देखते हैं जिससे कि उनको लगता होगा, कई बार आप अपने आप में वो नहीं देखते। मैं फ्लेम्स के साथ प्यार में विश्वास मेरा बड़ा है, उस शो के साथ, क्यूबिकल्स के साथ पार्टनरशिप्स में मेरा विश्वास बड़ा है। तो ये बहुत प्यारी मैं बहुत एक चीज में मानता हूं कि कई बार कहानियां आपको चुनती हैं, कहानियों को आप बाद में चुनते। थैंक यू सो मच सर, आपने हमसे बात करी, टाइम दिया और बिजी शेड्यूल में से निकाल के, और थैंक यू सो मच सर। कुछ अगर आप गाइडेंस देना चाहें, जैसे आप तो अलग ही फील्ड से आए थे और ऐसे मौका मिला, कोई यंगस्टर या कोई फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहता है तो उसको आप क्या बोलना चाहेंगे? रॉबिन, आई थिंक सबसे पहले तो मैं ये बोलूंगा कि किसी भी यंगस्टर के लिए जो इस इंडस्ट्री में आना चाहता है कि ये एक बहुत डिसिप्लिन्ड इंडस्ट्री है जो कि बाहर से नहीं दिखता। बाहर इस इंडस्ट्री का आउटकम ज्यादा दिखता है, द फेम, द मनी, है ना, द पार्टीज, वो ज्यादा दिखता है। पर उस आउटकम को अचीव करने के लिए, उस आउटकम को जो 10% लोग एंजॉय कर रहे हैं, डिसिप्लिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो एक मैं जब कॉलेजेस में पढ़ाता हूँ अपने स्टूडेंट्स को बोलता हूँ, हालांकि ये मजाक में बोलता हूँ पर ये सच है कि मुंबई आने में एक फ्लाइट लगती है पर यहाँ रहने में फाइट लगती है। कई लोग मैंने देखे हैं जो आते हैं मुंबई एक उस आउटकम के से अट्रैक्ट होके, पर जब देखते हैं कि अरे नहीं यार, शुरू में तो यार मतलब 4 लोगों को एक कमरे में रहना पड़ेगा, 20,000 मिलेंगे, है ना, अरे 10-10, 20-20, 15-15 घंटे काम कराना पड़ेगा। अब इसमें मैं कहता हूं कि एक डिसिप्लिन है। हाँ, डोंट लेट पीपल टेक यू फॉर अ राइड, डोंट लेट पीपल टेक यू फॉर ग्रांटेड, डोंट लेट पीपल एक्सप्लॉइट यू, बट एट द सेम टाइम इट इज इंपॉर्टेंट टू प्रैक्टिस सेल्फ डिसिप्लिन कि मुझे रोज सुबह बैठ के 9 बजे 10 पन्ने तो लिखने ही है, मुझे अपनी राइटिंग करनी ही है, मुझे पिचेस करनी है, मुझे फिल्म देखनी है, उसके बारे में डिस्कशन करना है, समझना है, म्यूजिक सीखना है, म्यूजिक के लिए एक उस लय की पकड़ को समझना है, विजुअल चीजें समझनी है, पैरेलल आर्ट फॉर्म्स पढ़ने हैं, लोगों से कॉन्वर्सेशन करनी है, न्यूट्रल होके, जीरो होके लोगों का तर्क वितर्क समझना है, सुनना है। तो ये एक इतना इंपॉर्टेंट कॉन्स्टेंटली गिविंग करियर है, एंड इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू। अपने आप को बचा के रखना, अपने रिश्तों को संभाल के रखना, अपनी दोस्तियों को, अपने प्यार को, अपने कोलीग्स को संभाल के रखते हुए इस चीज में आगे बढ़ना, ये बहुत एक सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ डिसिप्लिन रिक्वायर करता है। तो आई थिंक सबसे पहले मेरा टिप यही रहता है कि यार अगर वो करने की हिम्मत है तो बाकी सब हो जाएगा यार, नौकरियां मिल जाएंगी, प्रोजेक्ट एक नहीं मिलेगा तो दूसरा मिलेगा, वो सब लॉजिस्टिक्स हैं। फौज में रहने के लिए आपको बॉडी बनाना जरूरी नहीं है, फौज में रहने के लिए आपको फौज का माइंडसेट, देश के लिए प्यार, अपने लीडर की बात सुनना, ये इनपुट ज्यादा जरूरी है। C++ इनपुट दोगे तो आउटपुट आएगा, तो ये इनपुट पे ध्यान देना इस और हालांकि ये भी एक इंजीनियरिंग माइंडसेट से सोचना बहुत जरूरी है। ब्रेक डाउन करो चीजों को। हमारा इंडस्ट्री और हमारा बिजनेस इमोशंस का है, पर हमारा इनपुट कभी इमोशंस नहीं हो सकता। इमोशनली हम डिसीजंस ले नहीं सकते। वी कैन टेक डिसीजंस फॉर इमोशंस, बट वी कैन टेक डिसीजंस इमोशनली। एंड ऑफ लेट जो सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग रही है इज यू हैव टू लव अग्रेसिवली एंड यू हैव टू बी एंग्री विद काइंडनेस।
ये मैं भी अपनी जर्नी में सीखा हूँ। प्यार करो खुल के, गुस्सा हो शांति से, सिंपल। कंट्रोल फीडबैक। कंट्रोल फीडबैक सर, कितना मतलब हमको क्या याद दिला दिया आपने, ऑफिसेज में बताया जाता था कंट्रोल फीडबैक, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। बिल्कुल। तो अभी आने वाले, जैसे हमने 3 इडियट्स देखी थी, तो आने वाले टाइम में कुछ ऐसी सीरीज भी मिल सकती है कि हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो स्टोरीज होती हैं, जो मतलब सोसाइटी कम जानती है, वही जानते हैं जो इंजीनियरिंग करते हैं या उस समाज में रहे हैं या 4 साल निकाले हैं जिन्होंने। आई थिंक इंजीनियरिंग तो एक ऐसी खादान है ना, जिसको जितना एक्सप्लोर करो कम है ना। अब उसके एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के अराउंड इतनी कहानियां हैं, चाहे वो स्टूडेंट की हो, चाहे अब एक एग्जांपल दूं, फ्लेम्स में रजत चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है मुझे साइंस नहीं लेनी, उसका बड़ा भाई बोल रहा है मैं इंजीनियरिंग कर रहा हूं, मैं बताता हूं कितना मुश्किल है। और दूसरी जगह मैं क्यूबिकल्स कर रहा हूं जिसमें बताया जा रहा है कि ये दुनिया अच्छी है। तो एक इंजीनियरिंग के इतने व्यू पॉइंट्स हैं कि उसमें तो आप जितनी कहानियां ढूंढने जाओगे मिलती रहेंगी। तो आई एम प्रिटी श्योर कि पर्सपेक्टिव भी बदलता रहेगा। लाइक नैरेटिव इंजीनियरिंग को लेके क्या था 3 इडियट्स के टाइम पे और हमारे टाइम पे जब हम कॉलेज में थे, कि इंजीनियरिंग छोड़ो पैशन फॉलो करो, ये नैरेटिव था। आज की डेट में कितने मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के जो अब जूनियर्स हैं, जिनसे कभी बात होती रहती है, जो आज कॉलेज में है, दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल टिकटॉकर्स बाय द साइड। they are running digital businesses by the side. They love their engineering as much as they love creating content. तो अब नैरेटिव भी बदलेगा इंजीनियरिंग की स्टोरीज का। अब नैरेटिव वो पुराने वाला नहीं रहेगा कि हाय घर वाले अलाउ नहीं कर रहे, क्योंकि अब डिवाइसेस इतने हैं, अब अपॉर्चुनिटीज और ऑप्शंस इतने हैं। और ये तो मैं अर्बन की बात कर रहा हूं। रूरल में जाओ तो स्टोरीज और बदलेंगी। रूरल में सैडली आज तक उस इंजीनियरिंग की सीट तक पहुंचने की ही कहानी सबसे बड़ी कहानी है कि ये गांव का पहला इंजीनियर है ना। वो कहानियां आज भी वहीं चल रही हैं। पर और रूरल से कितने स्ट्रॉन्ग इंजीनियर्स आके ग्रास रूट लेवल पे हमारे देश के लिए काम कर रहे हैं, वो कहानियां भी बतानी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी तक हमने इन अ वे अर्बन रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स देखी है। आई फील हमारे पास एक बहुत अच्छा स्पेस है टू एक्सप्लोर स्टोरीज ऑफ इंजीनियर्स वर्किंग ऑन ग्रास रूट लेवल्स, टू एक्सप्लोर उन लोगों की कहानी जो जिनके पास उतना प्रिविलेज नहीं है जो एक शहर के बच्चे के पास है, पर फिर भी देव रीच्ड एन इंजीनियरिंग कॉलेज बिकॉज दे आर पैशनेट अबाउट इट। तो डीमोनाइज भी किया गया इंजीनियरिंग को, और मुझे लगता है कि अब उसका सही रास्ता भी अगर दिखाएं। और बहुत कहानियां, इंजीनियरिंग तो एक ऐसा, मैं वही कह रहा हूँ ना, एक खदान है वो, उसमें खोदते जाओ बहुत मिलेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू रॉबिन, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।